नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आज़ादी की पूर्व संध्या 77 साल हो गए। आज़ाद हुए भारत को 77 साल में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। आज उसकी पूर्व संध्या है। इस पूर्व संध्या के दिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है और आज का जो दिन है वो देश के इतिहास में काले दिन के रूप में भी देश के लोगों के सामने प्रस्तुत था। अगर हम इतिहास के पन्ने को उठाकर देखते हैं तो आज की वो काली रात में जब देश को दो भागों में बांट दिया गया तो देश में तमाम कत्लेआम हुए और तब जाके भारत और पाकिस्तान दो देशों का उदय हुआ। राजनीति ने अपना पूरा काम कर दिया, लोगों को अपनी सत्ता मिल गई, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, भारत मां के दो टुकड़े कर दिए गए। देश ने वो आज की रात में वो दंश देखा था। तमाम रक्त रंजित भूमि भारत की विभिन्न स्थानों पे हुई। लोगों ने साम्राज्य विस्तार और अपनी महत्वाकांक्षा के नाते देश की आत्मा को झकझोर दिया था और राजनैतिक रूप से महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों ने अंग्रेजों से गुप्त समझौता करके भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया। उनका मकसद देश की सत्ता लेना नहीं था, उनका मकसद राज और सत्ता सुख भोगना था। अंग्रेज देश के तमाम उन लोगों को जिन लोगों ने देश के तमाम बलिदानों को और तमाम क्रांतिवीर साथियों की शहादत के बाद भारत को आजादी मिली थी, उस पर पूरी तरह से अपनी कब्जा बनाई। आप सभी जानते हैं, देश के सभी प्रबुद्ध वर्ग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। भारत आजाद हो गया। आजाद भारत में लोगों को लगा कि देश अब आजादी की सांस ले रहा है, लेकिन सही मायने में सत्ता का हस्तांतरण ही किया गया था। अंग्रेजी और अंग्रेजियत दोनों भारत में आज भी उसी तरह से अंग्रेजों के सत्ता हस्तांतरण के बाद से आज तक बनी हुई है। बस फर्क सिर्फ इतना रहा कि गोरे अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के चले गए और काले ही अंग्रेज भारत पे सत्ता पे काबूज होके उसी तरह के से चाबुक चलाते हुए देश के तमाम पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों के हकों पे डाका डालते रहे। यह सही है कि देश में तमाम आमूलचूल परिवर्तन हुए। विषम हालातों में भी देश ने जश्न मनाया और भारत को अखंड और सहिष्णु रखने के लिए संवैधानिक रूप से आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन सत्ता के पीछे जो खेल चल रहे थे वो तमाम उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के थे। पहले दिन सत्ता की प्राप्ति के बाद तमाम बड़े व्यापारियों का सत्ता पे अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा रहा। बस सत्ता के केंद्र बिंदु में खद्दरधारी लोग सत्ता के केंद्र बिंदु में
प्रतिस्थापित दिखाई देते रहे। तमाम वो आजादी के दीवानों को भारत की सरकार ने समझौते के माध्यम से तमाम क्रांतिकारी साथियों को हिंदुस्तान में गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए विवश कर दिया। उसमें एक बड़े नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। शिक्षित भारत, प्रबुद्ध भारत, यहां तक का गांव में बसता भारत भी यह बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था। सत्ता के हस्तांतरित होने के दौरान ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत में दिखाई देते ही राजद्रोह के मामले में भारत की सत्ता स्वयं ब्रिटिश हुकूमत को सौंपने के लिए अनुबंध कर दी थी, जिसके कारण पूरी जीवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गुमनामी के अंधेरों में जीना पड़ा। हिंदुस्तान जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो एक तरफ गरम दल के लोग हुआ करते थे और एक तरफ नरम दल के लोग। सत्य और अहिंसा के नाम पे गुप्त समझौते होते थे और तमाम उन क्रांतिकारी साथियों को चुन चुन करके उनके लोग जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे उनको कहीं सजाए मौत और कहीं गोली से भुनवा दिया जाता था। इस सत्ता की लालुपता और सत्ता पिपासा ने न जाने कितने भारत के क्रांतिकारी साथियों का असमय हत्या करवा दी, यहां तक कि कहे उनको शहीद करवा दिया। हमारी भाषा में शहीद करवा दिया गया, जिसमें सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बक्टेश्वर दत्त, तमाम ऐसे क्रांतिकारी साथी थे जो अपनी राजनैतिक इच्छा शक्ति पूरा करने के लिए देश के तमाम लोगों को, जिसने बलिदान देके इस भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी, उन लोगों को चुन चुन करके मुखबिरी करके मरवाने का काम कर दिया था, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में पंडित चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के पार्क में मुखबिरी किए गए आने के दौर के कारण मार दिए गए, शहीद हो गए। सत्ता अपना खेल खेलती रही। कुछ सेलेक्टेड लोग जो उस जमाने में भी बैरिस्टर हुआ करते थे, उन लोगों ने कभी भी मुकदमे के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, बक्टेश्वर दत्त या चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम क्रांतिकारी साथियों को बचाने की कोई जहमत नहीं पाई, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये सब देश की सत्ता में ये सब जिंदा रह गए तो इस देश की सत्ता का आधिपत्य इनके पास आ जाएगा, क्योंकि इनकी लोकप्रियता देश के तमाम नौजवान युवाओं में बहुत तेजी के साथ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो 31 देशों के राष्ट्राध्यक्ष तक घोषित कर दिए गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की एक बड़ी फौज थी जो तमाम ब्रिटानिया हुकूमतों से भी लड़ती थी और तमाम उन देशों की मदद करने के लिए सेना की टुकड़ियां इन ब्रिटानिया हुकूमत के विरोध जहां भी आवश्यकता पड़ती थी वो लड़ने के लिए जाते थे। ऐसी परिस्थिति में
जब देश क्रांति करके 1947 के बाद अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष होते तो आज भारत विश्व का पहली कतार में विश्व गुरु की परिकल्पना करते हुए भारत दुनिया में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकता था। बेहद पढ़े लिखे, बेहद रण कौशल युक्त, तमाम उच्चस्त शिक्षाओं से, उपाधि से और कई देशों में स्वीकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहीं भारत की सत्ता पे काबिज ना हो जाए, इस नाते तमाम बैरिस्टर जो उस जमाने में थे, जो सत्ता की केंद्र बिंदु को हथियाना चाहते थे, उन्होंने सुनियोजित साजिश करके भारत के नौनिहाल क्रांतिवीर साथी, इस देश के राष्ट्र गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत में पाए जाने के दौरान ब्रिटानिया हुकूमत को सौंप देने के आदेश पे फरमान और दस्तखत करते पाए गए। इस देश की आजादी में तमाम क्रांतिवीर साथियों ने अपने जान गंवाए, जिसमें उनका कोई और हत्यारा नहीं था। उसमें राजनीति करके देश की सत्ता काबूज करने के लिए तमाम वो लोग जो देश की शीर्ष कुर्सियों पर बैठ करके देश की सत्ता चलाना चाहते थे, उन सभी लोगों ने देश के तमाम क्रांतिवीर साथियों को मौत, या तो मौत के घाट उतरवा दिया या तो उनको गुमनामी के अंधेरे में जीना पड़ा। ये उस समय की बात है जब भारत आजाद हो रहा था या भारत आजादी की सांसें लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस सत्ता पे काबिज होने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए एक गुप्त एजेंडे के रूप में काम किया गया। चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 31 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उनको राष्ट्राध्यक्ष भारत का घोषित कर दिया था, ये डर तमाम नरमपंथी लोगों को सताए जा रहा था। लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस तमाम विदेशी धरती पे तमाम राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों में लोकप्रिय हो रहे थे। ऐसे में ब्रिटानिया हुकूमत के लोगों के ऊपर भी उस युद्ध के दौरान जो उनके यूरोपीय कंट्रीज में हो रही थी, उसमें करारी शिकस्त मिल रही थी, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान था। ऐसी परिस्थिति में भारत की सत्ता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का राह पाना बड़ा कठिन सा दिख रहा था, क्योंकि उनको खुद के ऊपर उनकी आन पड़ी थी। इतने ताकत और इतने हिम्मत और इतने सुनियोजित तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूरोपियन कंट्री के विरुद्ध विपक्षियों के साथ लड़ रहे थे, जिससे ब्रिटानिया हुकूमत के पांव खड़ने लगे थे और उनकी अपनी संपूर्ण सत्ता और राज्य जाने का डर लगने लगा था। अचानक ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग को ब्रिटेन से फरमान आता है कि अपने देश के लोगों को, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए आपको भारत को छोड़ करके आना होगा, अन्यथा हम भारत को गुलाम बनाते बनाते स्वयं गुलाम हो जाएंगे। जिसमें अगर महत्वपूर्ण किसी का रोल था तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल था, जो हिटलर के साथ मिलकर के क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे थे।
जिससे दुश्मन के पांव उखड़ने लगे थे, उनकी सत्ता कमजोर होने लगी थी। और उसी का नतीजा रहा कि आनन फानन में 1947 में भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी को आजाद करने की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन जाते जाते ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को दो भागों में बांटने का बेहद सातिराना अंदाज से, घृणित मानसिकता के साथ भारत और पाकिस्तान के रूप में दो भाग करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को तैयार कर लिया। और देखते ही देखते भारत और पाकिस्तान का दो भागों में विभक्त कर दिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि 1947 के आजादी के एक रात पहले 14 अगस्त यानी आज के दिन तमाम कत्लेआम हुए और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अगर हम सभी लोग पीछे इतिहास में जाएं, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अनुबंध करके भारत की उस समय की तत्कालीन सरकार ने अनुबंध नहीं किया होता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता लगते ही गिरफ्तार कर ब्रिटानिया हुकूमत को सौंप दिया जाएगा, तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तमाम अनुयायी इस देश में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, कल्चर और अपने पराक्रम के बल पे विश्व विजेता बनते हुए दिखाई देते और भारत दुनिया का शीर्षतम राज्य घोषित हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण आज भारत और पाकिस्तान भी बना और तमाम वो लोग जो ब्रिटानिया हुकूमत के साथ गलबहियां करते हुए, गुप्त समझौता करते हुए देश में तमाम क्रांतिकारी साथियों का बलिदान और उनको शहादत दे दी, उनके लिए एक भी जरूरी कदम नहीं उठाए, वो देश की शीर्ष की सत्ता पे काबिज होने लगे। और उसका परिणाम ये है कि आज देश में तमाम लोग जो क्रांतिकारी विचारधारा के हैं, और तब भी देश में जो क्रांतिकारी विचारधाराओं के लोग थे, उन सभी लोगों को उचित सम्मान नहीं मिल पाया। और आज भी तमाम लोग देश के उन सभी क्रांतिकारी साथियों को अपना आदर्श तो मानते हैं, लेकिन भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं में आज भी सरदार भगत सिंह जैसे लोगों को उचित सम्मान नहीं मिल पाता है। यहां तक कि वो राष्ट्र की बड़ी धरोहर हैं, वो राष्ट्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उनको कभी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कभी भारत रत्न नहीं दिया गया, मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि राजनेता अपनी सत्ता के लिए देश में बलिदान होने वाले लोग जो थे, देश के लिए आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के वाले लोग थे, उनको साइड लाइन किया। अगर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच देश के प्रधानमंत्री के रूप में या राष्ट्राध्यक्ष के रूप में 1947 में शपथ लिए होते, तो आज भारत की स्थिति कुछ दूसरी होती। आज आजादी के एक दिन पहले पूर्व संध्या पे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, और उनकी कमी आज देश के तमाम लोगों को खल रही है, खासतौर पे क्रांतिकारी साथियों को। हम सभी लोग इस
आज़ादी की पूर्व संध्या पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तमाम उन क्रांतिकारी साथियों को, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान साहब, राम प्रसाद बिस्मिल जी, बटेश्वर दत्त साहब, तमाम जो क्रांतिकारी साथी थे उनको याद और नमन करते हुए आज का दिन उनकी यादों और झरोखे के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये वीडियो जो आपको मैंने इस नाते बनाया कि आप सभी लोग आज़ादी के 77वां वर्षगांठ मना रहे हैं और उस 77वां वर्षगांठ में अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को याद ना किया जाए तो ये आज़ादी पूरी नहीं होती। हमें हमारे तमाम उन साथियों को जिसने इस देश में बलिदान दिया और देश के लोगों में जोश और ऊर्जा भरा, उन सभी लोगों को याद करने का दिन है और उन्हीं के लोगों के द्वारा दी गई आज़ादी को उत्सव पर्व के रूप में मनाने का दिन है। साथियों, आज मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और तमाम क्रांतिकारियों के ऊपर ये वीडियो इस नाते बनाई कि हर युग से चला आ रहा, हर समय से चला आ रहा, तमाम वो क्रांतिकारी लोग अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर देश में अपने समाज का, अपने देश का उत्थान करते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल नहीं दिमाग से काम करते हैं और वो दिमाग से काम करके लोगों में अपनी स्वार्थपरता देखते हुए, चाहे वो राज सत्ता चलाना चाहते हो, कामयाब हो जाते हैं, चाहे वो सामाजिक सत्ता चलाना चाहते हैं, कामयाब हो जाते हैं, चाहे वो व्यापारिक सत्ता चलाते हैं, कामयाब हो जाते हैं और देश उनके लिए गौण होता है। उनके लिए देश की सत्ता के पीछे धन लुलुकता ज़्यादा होती है, स्वार्थपरता ज़्यादा होती है, जिससे देश का विकास नहीं हो पाता। नमस्कार साथियों, पूर्व संध्या पे आज़ादी के आप सभी लोगों को आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और देश के आज़ादी के दीवानों देश जाने, उनके बारे में आत्ममंथन करें और अपनी राय व्यक्त करें। हम आपसी इच्छा इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। नेताजी का योगदान, तमाम क्रांतिकारी साथियों का योगदान इस देश की आज़ादी के लिए कितना रहे, इस पे आपकी राय चाहते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में देने का काम करिएगा। इसको वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।